हेलो एवरीवन, मैथ्स विद पूजा में सभी का स्वागत है। चैप्टर 10 कोनिक सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है मैं इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में नहीं कराऊंगी, बट कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका कि आप अपने आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सके। तो यहाँ पे हमें एक नया वर्ड पढ़ने को मिल रहा है, कोनिक सेक्शन। आया कहाँ से? आया कोन से। ये तो कोन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दो कोन को हम इस तरह से पोजीशन फिक्स कर ले उनकी कि एक उल्टा कोन रख ले और एक सीधा कोन रख ले, तो वो हमारा नया फॉर्म बन जाता है डबल नेपे कोन में, जिसमें ऊपर वाला कोन हमारा अपर नेपे होता है और नीचे वाला हमारा होता है लोअर नेपे। तो यहाँ पर अगर इसको हम जनरेट करें तो किस तरह से इस फॉर्म को जनरेट करेंगे, ये तो मैंने जनरली बता दिया कि दो कोन एक दूसरे के ऊपर रख लो। तो हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया कि डबल नेपे कोन को आप किस तरह से जनरेट करोगे। तो एक वर्टिकल लाइन ले लो, एक वर्टिकल लाइन ली और एक मैंने ले ली जनरेटर लाइन। इसको वर्टिकल लाइन इसलिए कहेंगे क्योंकि वर्टिकल शेप में है, एंड सेकंड इसको हम फिक्स्ड लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये मूवेबल नहीं होती है। सेकंड है हमारी जनरेटर लाइन। इसको जनरेटर लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक फॉर्म जनरेट कर देती है। कैसे करेगी? ये मूवेबल है, ये मूव करेगी चारों तरफ, इस वर्टिकल लाइन के चारों तरफ घूमेगी तो एक फॉर्म बना देगी जिसे हम डबल नेपे कोन कहते हैं। किस तरह से? ये इस तरह से यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। वर्टिकल तो मेरी फिक्स है, जनरेटर ये है। अब यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो करनी है इस जनरेटर लाइन को कि ये कंडीशन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो कांस्टेंट, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। कौन सा एंगल? वर्टिकल लाइन और जनरेटर लाइन के बीच का एंगल। अब ये अगर जितना भी है 45 है तो इसका पूरे टाइम, ऑल टाइम जब भी ये मूव करेगी तो 45 डिग्री ही रहना चाहिए। अब ये इस तरह से देखो मूव कर रही है जनरेटर लाइन, इस तरह से इसने मूव किया तो देखो नीचे से भी मूव हो रहा है, यहाँ से मूव किया तो नीचे से भी मूव हो रहा है। अब ये इस साइड आ गई तो इस तरह का फॉर्म हो गया। अब ये इस साइड आई तो इस तरह का फॉर्म हो गया। तो ये ऐसे चारों तरफ घूमेगी ना जब, तो ये इस तरह का फिगर हमें फॉर्म कर देगी। इसको हम बोलते हैं डबल नेपे कोन। अब आता है हमारा कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन मतलब ये डबल नेपे कोन के बीच में से अगर मैं एक 2 डायमेंशनल प्लेन को पास करूं तो किस किस तरह के सेक्शंस हमें मिलेंगे, किस किस तरह के पार्ट को वो प्लेन डिवाइड करेगा इस कोन को, बस उस पार्ट को हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन। अब वो डिपेंड करता है कि उस प्लेन को हम किस तरह से डिवाइड करवा रहे हैं, किस तरह से पास करवा रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये मेरा प्लेन है, ये मैंने प्लेन ले लिया, ठीक है। ये प्लेन को जब मैं इस डबल नेपे कोन में से पास करवा रही हूँ, किस तरह से? ये इस तरह से सीधा प्लेन निकल रहा है, ये इस तरह से पास हुआ, इसमें से सीधा पास हुआ। सीधा पास हुआ तो इमेजिन करना ये कोन शेप में है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से जब कट हुआ तो एक सर्कल शेप मिलेगा इसके ऊपर, टॉप पर सर्कल शेप में कट कर दिया ना, तो वो हमें फर्स्ट कोनिक सेक्शन मिलता है, सर्कल। तो उसको हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। कोन में से जो पार्ट डिवाइड होंगे, जो सेक्शन हमें मिलेंगे, उनको हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट कोनिक सेक्शन मिला मुझे सर्कल। कब मिला? तो इसमें हमारा एक एंगल और आता है बीटा। बीटा एंगल किस किस के बीच में बनेगा? वर्टिकल लाइन और प्लेन के बीच में बनेगा। तो यहाँ फिगर में देखो मैंने बना रखा है, ये वर्टिकल लाइन है, ये जनरेटर लाइन है और ये प्लेन है। जब ये प्लेन पास हो रहा है इसमें से, तो प्लेन पास हुआ, प्लेन और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल है बीटा। तो बीटा मेरा कितना है? 90 डिग्री है। बीटा मेरा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो हमें पता चल रहा है कि अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है, ठीक है। सो अल्फा इज लेस देन बीटा इन सर्कल कोनिक सेक्शन। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इलिप्स। इलिप्स कैसे आएगा? इलिप्स ऐसे आएगा, बस अभी मैंने सीधा पास किया, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, थोड़ा सा मूव कर दो सीधे से ऐसे। अब इसको ऐसे करो, ऐसे पास करवाओ इस तरह से, ऐसे ये ऐसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा। ये इसका फिगर देखो यहाँ पे बना हुआ है। ये फिगर बना हुआ है क्या कि ये वर्टिकल लाइन है, जनरेटर लाइन है और ये मेरा प्लेन इस तरह से पास हो रहा है। मैंने बीटा बताया था, बीटा किस किस के बीच में होता है? वर्टिकल लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होता है। तो बीटा क्या है? बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से तो छोटा होगा लेकिन अल्फा से बड़ा होगा। तो ये मेरा जो शेप आएगा ना, ये शेप मेरा कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से, मतलब सर्कल को प्रेस कर दिया हो। सर्कल शेप तो सबको पता ही है। तो ये मेरा कोनिक सेक्शन इस तरह से डिवाइड करेगा और उसमें कोन में इस तरह से आएगा, ऐसे कट होगा, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसा पोर्शन कट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है इलिप्स। अब थर्ड आता है पैराबोला। पैराबोला कैसे मिलेगा? पैराबोला जब मैं प्लेन को इस तरह पास करूं एक नेपे से,
एक नैपे को डिवाइड कर रहा है, बस एक नैपे में से कोनिक सेक्शन मिल रहा है। तो इस तरह से जब मैंने कट किया तो देखो यहाँ पे देखो ये वर्टिकल लाइन, जनरेटर लाइन और ये प्लेन कट कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होते हैं और मेरा कौन सा शेप मिलता है, पैराबोला, जो कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, शेप ऐसा मिलेगा इस तरह का कट होके। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला किस तरह से पास करें हम, या तो इस तरह से पास करें तो दोनों नैपे कट होंगे, कट तो दोनों नैपे ही होंगे, दोनों में से हमें कोनिक सेक्शन मिलेगा, इसीलिए इसका शेप जो होता है वो इस तरह से होता है, ऐसे दोनों एक दूसरे से गुस्सा रहते हैं, ऑपोजिट साइड मुंह रहते हैं दोनों के, इस तरह से। आप ऐसे नहीं कहोगे कि मैम ये पैराबोला, दो पैराबोला बना दिए, नहीं, वो हाइपरबोला है, ये पैराबोला है, दोनों को मिक्स मत करना। तो यहाँ पे अब हम एंगल की बात करें तो बीटा हमारा कैसा, 0 डिग्री भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है, सीधा जा रहा है ना, तो बीटा जो है हमारा 0 डिग्री भी हो सकता है और बीटा इज लेस देन अल्फा। ठीक है, तो ये होता है हमारा हाइपरबोला। क्लियर। अब हमारा फर्स्ट पढ़ते हैं हम कोनिक सेक्शन सर्कल के बारे में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सर्कल के बारे में पढ़ना है कि तो सर्कल की क्या इक्वेशन होगी, तो हम समझते हैं। सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन समझते हैं। इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। व्हाट इज फिक्स्ड पॉइंट? फिक्स्ड पॉइंट हमारा होता है सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसे मैंने एक कार्टेशियन प्लेन पर ले लिया एक सर्कल को, तो जिसमें मेरा फिक्स्ड पॉइंट क्या है, सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए एच एंड के। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल पर भी, एक सर्कल पर हम कोई भी एक पॉइंट लें जो इक्वी डिस्टेंस होगा, कहाँ से, सेंटर से, कहाँ से, फिक्स्ड पॉइंट से। वही मेरी डेफिनेशन है, जिसमें फिक्स्ड पॉइंट होता है मेरा सेंटर और रेडियस होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब नेक्स्ट आता है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब कार्टेशियन प्लेन पर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने हर चीज़ की इक्वेशन पढ़ी है, तो सर्कल की भी इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस। क्लियर। अब एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, सेंटर -2,3 एंड रेडियस। यहाँ पे मुझे सेंटर और रेडियस गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए, x माइनस एच। सो h मेरा ये -2 है और k मेरा 3 है और यहाँ पर ये r है। ठीक है, सो x माइनस, अब -2 है तो -2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 होल स्क्वायर। तो ये प्लस हो जाएगा मेरा यहाँ पर, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ये मेरी आ गई एन इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसके ऑपोजिट में क्वेश्चन आ जाए क्या कि आपको इक्वेशन गिवन हो एंड यू हैव टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है x माइनस एच होता है और यहाँ पर x प्लस 5 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरा h क्या है, -5 है। तो यहाँ से मेरा सेंटर क्या आएगा, -5,3। यहाँ पर तो y माइनस 3 है, इसीलिए 3 पॉजिटिव आएगा। अब रेडियस क्या है मेरी, 36 लिखा है यहाँ पे, तो रेडियस तो आर स्क्वायर होती है ना, आर स्क्वायर, तो ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो रेडियस मेरी हो जाएगी 6। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इलिप्स के बारे में। तो इलिप्स का मैं फिगर बताती हूँ। हमारा दो तरह से फिगर फॉर्म होगा, एक इस तरह से, एक इस तरह से। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने कार्टेशियन प्लेन पर इसको फिगर ड्रॉ किया, तो हमारी दो एक्सिस होंगे। अब यहाँ पर एक्सिस के नेम चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हम बताते हैं मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस कैसे डिफाइंड होंगी, तो वो डिपेंड करती है फिगर कैसा। अब इस फिगर में देखिए, इसने कौन सी एक्सिस को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके रखा है, तो इसने ये वाली जो एक्सिस है इसमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रखी है और इस फिगर में ये वाली एक्सिस पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रखी है। तो जिस पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रखी है वो हो जाती है हमारी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर ये मेजर एक्सिस है और सिमिलरली इसमें ये मेजर एक्सिस है। अब जो दूसरी एक्सिस बची वो हमारी कौन सी हो जाएगी, माइनर एक्सिस। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं मेजर और माइनर एक्सिस। क्लियर। अब इसमें हमारे होते हैं
दो फिक्स्ड पॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक्सिस के दोनों साइड बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर दो फोकस पॉइंट आ जाते हैं। वो फोकस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकाई। फोकाई होता है प्लूरल ऑफ फोकस पॉइंट। इसमें दो फोकस पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर हम फोकाई से डिफाइन करते हैं। अब फोकाई लेते कहाँ है? तो वो भी एक कंडीशन है, उसको हम ऑलवेज मेजर एक्सिस पर ही लेते हैं। अब इसका मेजर एक्सिस ये है, तो इसका ये फोकाई F1 और ये फोकाई F2। क्लियर? अब इसमें हमारी मेजर एक्सिस ये है, तो हमें मेजर एक्सिस पर ही फोकस पॉइंट लेना है। तो ये मैंने ले लिया F1 और ये मैंने ले लिया F2। इस तरह से हम फोकस पॉइंट डिफाइन करते हैं। क्लियर? अब आता है हमारा, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है एलिप्स की, कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये एलिप्स है। तो एलिप्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि एलिप्स के ऊपर से कोई भी पॉइंट लो आप। तो सपोज मैंने यहाँ पे P1 और P2 ले लिए, दो पॉइंट लिए, दोनों में F1 और F2, मतलब P1 F1 प्लस P2 F2, जो भी होगा वॉटएवर जो भी आता है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कैसे? कि दूसरे पॉइंट से भी जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, P2 F1 प्लस P2 F2 ऑलवेज इक्वल होगा। किस किस का सम? एलिप्स के कोई भी पॉइंट ले लो और उनका फोकाई से जो डिस्टेंस है उनका सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये होती है एलिप्स की प्रॉपर्टी। तो एलिप्स की हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ whose distance from two fixed point in the plane is called ellipse। यही बोला है, बस ये प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए क्या, कि जो इस सेट ऑफ पॉइंट हमारा एलिप्स कहलाता है, इसमें कोई भी पॉइंट आप उठा लो तो वो पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से? फोकाई से, उनका सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये हमारी एलिप्स की प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, अब हमें समझना है डिस्टेंस। ये होता है मेरा C, ये होता है मेरा C, ठीक है, दोनों का सेंटर। अब ये जो पॉइंट होते हैं ये मेरे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वर्टाइसेस। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों पॉइंट और ये जहां पर एक्सिस को कट कर रहे हैं वो कट करने वाले पॉइंट मेरे कहलाते हैं, जो एक्स मेजर इंटरसेप्ट और माइनर इंटरसेप्ट पॉइंट हैं वो मेरे कहलाते हैं वर्टाइसेस ऑफ एन एलिप्स। क्लियर? अब हमने वर्टाइसेस समझ लिया, अब हम डिस्टेंस समझते हैं। कहाँ से कहाँ तक की? वर्टाइसेस से सेंटर तक की। ठीक है, वर्टाइसेस से सेंटर तक की। अब ये वर्टाइसेस से सेंटर तक की डिस्टेंस मैंने ले ली यहाँ पे A, और ये वर्टाइसेस से ये सेंटर तक की डिस्टेंस मैंने ले ली B, ये B और ये पूरी डिस्टेंस A। मतलब मेजर एक्सिस पर मुझे A डिस्टेंस लेना है वर्टाइसिस से सेंटर तक की। सिमिलरली यहाँ पे लूँगी तो ये वर्टाइसिस से और ये सेंटर तक की डिस्टेंस मेरी A और ये वाली डिस्टेंस हो गई मेरी B। अब डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई वो कैसे डिफाइन होगी? तो हम डिस्टेंस बिटवीन अ सेंटर एंड वन ऑफ द फोकाई, तो वो डिस्टेंस मेरी होती है C, वो मेरी हमेशा क्या होगी? C। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर O ले लो या P ले लो, चलो P मैंने ऊपर P1 P2 लिया है, P ले लो। तो देखो PF1 PF2 क्या लिए मैंने? C लिए। ये कौन सी डिस्टेंस ली है मैंने? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू वन ऑफ दी फोकाई। तो C प्लस C, तो F1 F2 क्या हो गया? F1 F2 हो गई मेरी 2C। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई क्या होगी मेरी? 2C। A क्या है मेरी? डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसेस, वन ऑफ वर्टाइसेस एंड सेंटर। क्लियर? जो कि मेजर एक्सिस की होगी और ये माइनर एक्सिस की होगी। इतना क्लियर है? अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द फोकाई ऑफ द सेंटर। ठीक है, क्या? वन ऑफ द फोकाई फ्रॉम द सेंटर, कोई भी एक फोकाई ले लो, या तो F1 ले लो या F2 ले लो। तो इसेंट्रिसिटी होगी हमारी, जैसे हम E से डिफाइन करते हैं, तो वो किस किस का रेशियो होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन ऑफ द फोकाई C एंड कौन सी?
वन ऑफ दी वर्टाइसेस, मतलब सेंटर की एक तो फोकाई से डिस्टेंस और दूसरी डिस्टेंस सेंटर की कहाँ से, वर्टाइसेस तक की, तो दोनों का रेशो कहलाता है मेरा इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है इन एन एलिप्स। एलिप्स में ध्यान रखना इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से कम आएगी। क्लियर। अब हमारा आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, हम कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। तो ये इक्वेशन है इस फिगर की, ये इक्वेशन है इस फिगर की। इक्वेशन समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जो हमने एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है, ए स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो मेजर एक्सिस है उस पर हमने वर्टाइसिस से सेंटर तक की डिस्टेंस क्या ली थी, ए ली थी। ठीक है, तो एक्स के नीचे हमें ए लिखना है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इस फिगर की। अब इसको लर्न करने का तरीका देख लेते हैं हम। एक्स के नीचे ए है, क्या, एक्स के डिनोमिनेटर में ए लिखा है, मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस लिखनी है। अब इस फिगर में आ जाओ, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, बी, तो बस हमें एक्स के नीचे बी का स्क्वायर लगाना है। इस तरह से इसको लर्न कर लेना। ये थी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। का डेरिवेशन नहीं समझेंगे, कोई मतलब का नहीं है, हमें बस जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मेरा लास्ट टॉपिक आता है लेटस रेक्टम। ये क्या होता है, लेटस रेक्टम एक कॉर्ड होती है जो इस फिगर के बीच में होती है, किस तरह से, और परपेंडिकुलर ऑन दी मेजर एक्सिस। ये और कहाँ से होके जाएगी, फोकाई से, फोकाई से होके जाएगी। तो ये फोकाई पॉइंट यहाँ पर है, ये रहा। तो ये फोकाई से जो होके जाती है और जिसके एंड पॉइंट किस पर हो, एलिप्स पर हो, तो ये कॉर्ड कहलाती है, ये डिस्टेंस कहलाती है, जिसे मैं ए भी ले लेती हूँ, ये मेरी कहलाती है लेटस रेक्टम, जिसकी लेंथ अगर हम फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना लेटस रेक्टम का। क्लियर। अब हम हमारा नेक्स्ट कोनिक सेक्शन समझ लेते हैं। अब हम हमारा थर्ड कोनिक सेक्शन समझते हैं, पैराबोला। तो उसके फिगर को हम देख लेते हैं। पैराबोला कुछ इस तरह से शेप में होता है, इसके 4 शेप बनेंगे कार्टेशियन प्लेन में। तो लेकिन इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या कहती है, मेन प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो पैराबोला पर कोई भी पॉइंट ले उसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट पर और फोकस के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। मतलब B1 P1 किसके इक्वल होगा, P1 F के। B2 P2 किसके इक्वल होगा, P2 F के। तो ये डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगी। तो ये होता है हमारा पैराबोला। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है, पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। जो इक्वी डिस्टेंस से कहाँ से होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन पर। ठीक है, तो फिक्स्ड लाइन हमारी कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी कौन सी होगी, वही जो इक्वल डिस्टेंस फॉलो करेगी वो हमारी होगी डायरेक्ट्रिक्स। वो हमारी एक्सिस नहीं है, एक्सिस हमारी अलग होती है। एक्सिस हमारी वो होती है जिस साइड पर हमारा पैराबोला बना हुआ है वो हमारी कहलाती है एक्सिस। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे मैंने ये अपना पैराबोला बनाया, ठीक है, तो जो मेरा पैराबोला है उसका सेंटर वही टच होगा जो दोनों एक्सिस पर टच होगा। ठीक है, तो ये मेरी एक्सिस कहलाती है, ये मेरी एक्सिस कहलाती है। तो ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई और ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। ये मेरी एक्सिस है, लेकिन ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं है, ये मेरी फिक्स्ड लाइन नहीं है। फिक्स्ड लाइन की जो डेफिनेशन है पैराबोला की, वही क्या, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट से पैराबोला तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, डायरेक्ट्रिक्स के एक पॉइंट तक। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये पैराबोला की डेफिनेशन कहती है। अब हम फोकस समझ चुके हैं, ये हमारा फोकस पॉइंट है। क्लियर, फोकस पॉइंट हम जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है एक्सिस भी हमने समझ लिया। अब इनकी हम डिस्टेंस देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक की, वर्टाइसिस से एक्सिस तक की, वर्टाइसिस से एक्सिस तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होती है हमारी ए और ये भी होगी हमारी ए, और ये वर्टाइसिस से ये वाली एक्सिस तक की डिस्टेंस हमारी ए ही होगी। तो यहाँ पे एक सेम डिस्टेंस रहती है, वर्टाइसिस से एक्सिस तक की डिस्टेंस हमारी सेम रहती है। अब सेंटर से लेके फोकाई तक की डिस्टेंस, तो सेंटर से फोकाई तक की डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, सी से।
क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट आता है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, रेशो किस किस का होता है, E इक्वल टू सी अपॉन ए। अब आप फिगर में देखिए ये जो C है क्या वो A के इक्वल है, तो है। तो यहाँ पर मेरी इसेंट्रिसिटी ऑलवेज 1 होती है। इन पैराबोला इसेंट्रिसिटी हमारी 1 रहती है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर एंड फोकस और डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टाइसेस एंड एक्सिस हमारी हमेशा इक्वल रहती है, इसीलिए इसेंट्रिसिटी हमारी हमेशा पैराबोला में 1 आती है। अब हम बात करें जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हमारा ग्राफ कैसा है, हमारा कार्टेशियन प्लेन पर किस तरह से फिगर है। तो अब जब इस तरह से फिगर हो हमारा, क्या मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो इसकी जनरल इक्वेशन हमारी कहलाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये इक्वेशन माइनस में कब चली जाएगी, जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। क्या मतलब ये जो फिगर है पैराबोला इधर ना होकर एक्स की नेगेटिव साइड आ जाए, एक्स डैश साइड आ जाए, ठीक है। तो जब इसका मुंह एक्स डैश साइड आ जाएगा तो हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इक्वेशन याद हो रही होगी। अब थर्ड आता है कि अब अगर वाई एक्सिस पर ऊपर की साइड हो तो हमें पता है ये पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव एक्सिस है हमारी ऊपर वाली, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर बस y के प्लेस पर x आ जाएगा और x के प्लेस पर y आ जाएगा, बाकी हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। क्लियर इक्वेशन, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। क्योंकि एक्सिस चेंज हो गई है। पहले हमारा x एक्सिस पर पैराबोला बन रहा था, अब y एक्सिस पर पैराबोला बन रहा है, इसीलिए हमारी ये इक्वेशन चेंज हो गई। सिमिलरली अब मैं अगर फिगर में मेरा पैराबोला नीचे की साइड बन जाए तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो इसको लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपको राइट साइड में वो लिखना है जिस पर पैराबोला हो, जिस साइड पैराबोला हो। फर्स्ट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्सिस है ये वाली और ये नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सिस साइड इसका मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब आपको राइट साइड में प्लस साइन में एक्स लिखना है, तो बाकी बचा वाई आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली इसमें समझ लो नेगेटिव साइन आ गया, लेकिन एक्सिस एक्स पर ही है ना, एक्स डैश पर है ना, ये वाला ये एक्स डैश पर तो है एक्स, लेकिन एक्स डैश नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह से ये दो याद कर लेना, ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है लेटस रेक्टम। ये क्या होता है, लेटस रेक्टम हम जानते हैं हमारी कौन सी कॉर्ड होती है जो फोकस से लेके और जिसके एंड पॉइंट कहाँ पर होते हैं, पैराबोला पर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम की लेंथ में अगर फाइंड करूँ जिसे हम एल से डिफाइन करते हैं तो a प्लस ए, तो मेरी लेटस रेक्टम हो जाएगी यहाँ पे 2a, ठीक है। इजी है पैराबोला। अब हमारा लास्ट हम समझ लेते हैं। अब हमारा लास्ट कोनिक सेक्शन है हाइपरबोला, जो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है पैराबोला से, पर ऐसा नहीं है कि दो पैराबोला बना दी तो हाइपरबोला बन गया। इसका शेप थोड़ा अलग होता है, तो इसकी डेफिनेशन से हम समझ लेते हैं कि यहाँ से हमें प्रॉपर्टी पता चलेगी। अ हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट in a plane the difference of whose distance from two fixed point in a plane is a constant। क्या constant होना चाहिए, जो उसके फोकाई से उसकी जो डिस्टेंस है किसकी, पैराबोला की, ये हाइपरबोला की सॉरी, वो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो वो होगा हमारा हाइपरबोला इन अ कार्टेशियन प्लेन। किस तरह से मैं इसको फिगर में बता देती हूँ। ये मेरा 1 फोकाई है, ये सेकंड फोकाई है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसकी डिस्टेंस ली, ये भी ले लिया मैंने P1, अब P1 से ली मैंने F2 तक की डिस्टेंस, तो यहाँ पर P1 F2 माइनस P1 F1 कांस्टेंट होगा। मतलब अब अगर मैं दूसरा पॉइंट लूँ P2, ठीक है, और P2 से ले ली मैंने F2 तक की, तो ये इक्वल होगा P2 F2 इक्वल P2 F1 सॉरी माइनस P2 F1। तो यहाँ पर क्या बोला है कि उनका फिक्स्ड पॉइंट से जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस का डिफरेंस, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो मेरा हाइपरबोला कहलाएगा। क्लियर, फिक्स्ड पॉइंट हमें पता है हमारे फोकाई कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस क्या होती है, तो जिस एक्सिस पर हाइपरबोला बना होता है वो एक्सिस कहलाती है मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस है,
यहाँ पर ये मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इसके अलावा जो एक्सिस मेरी बची उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। अब ये चेंज कब होगी? जब मेरा फिगर चेंज हो जाएगा। देखो जब मेरा हाइपरबोला इस तरह से बनेगा तो यहाँ पे ये मेरी ट्रांसवर्स हो गई, ये मेरी ट्रांसवर्स हो गई और ये मेरी कॉन्जुगेट हो गई। अब एक और तरीके से याद कर सकते हो कि जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो अब हाइपरबोला में फिक्स्ड पॉइंट जब हम बनाएंगे तो ये F1 ये F2 किस पर आया? ट्रांसवर्स पर आया। और इस फिगर में देखेंगे तो इस फिगर में भी हमारा ट्रांसवर्स पर आया। क्लियर? अब यहाँ पे भी वही सेम रहेगा। ये जो डिस्टेंस है दोनों फोकाई के बीच की और इसके बीच की, तो वो हमेशा उनका डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? एक्सिस क्लियर हो गई है हमारी। अब हमारा आता है क्या? इसेंट्रिसिटी। उससे पहले हम समझ लेते हैं, हमारी डिस्टेंस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? ये वर्टाइसेस होता है, ये हमारा वर्टाइसेस कहलाता है। अब हमने क्या पढ़ा है? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? E = C/A। इसेंट्रिसिटी होती है हमारी रेशियो ऑफ C एंड A। तो C क्या होती है? C होती है हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू वन फोकाई, सॉरी सेंटर टू वन फोकाई। तो ये जो डिस्टेंस है मेरी, ये C और ये मेरी C। ठीक है, तो कौन सी डिस्टेंस? सेंटर से लेके वन ऑफ फोकाई तक की डिस्टेंस मेरी C होती है और सेंटर से लेके वर्टाइसिस तक की, सेंटर से लेके वर्टाइसिस तक की डिस्टेंस मेरी A होती है। ठीक है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसेंट्रिसिटी जब हम निकालेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा C है वो ऑलवेज ग्रेटर देन A होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन A होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी इसेंट्रिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी। 1 से तो ज़्यादा ही आएगी ना, क्योंकि C बड़ा है A से। क्यों है? क्योंकि हमें फिगर में दिख रहा है C हमारी होती है सेंटर एंड वन ऑफ द फोकाई के बीच की डिस्टेंस, और A होती है हमारी वर्टाइसेस एंड सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस हमारी A होती है। इसेंट्रिसिटी क्लियर हो गया हमारा। अब हम जनरल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो पैराबोला जैसी ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। x² / a² - y² / b² = 1। ये इक्वेशन होती है इस फिगर की। ठीक है, अब इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है y² / b² - x² / a², सॉरी यहाँ पे a² होगा और ये b² = 1। ये इक्वेशन होती है। बस अब याद कैसे करना है? हाइपरबोला पैराबोला की सेम होती है। हाइपरबोला में अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं तो माइनस आएगा, है ना। पैराबोला में तो एक ही होता है, इसीलिए वहाँ तो प्लस आता है। तो यहाँ ये याद रख लेना माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों के मुंह दोनों एक दूसरे गुस्सा हो रहे हैं, दोनों के मुंह एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में खुल रहे हैं। एक इधर खुलता है तो एक इधर खुलता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे गुस्सा रहते हैं, इसलिए माइनस पॉइंट आ गया। ठीक है, माइनस में जा रहे हैं, माइनस आ गया, बाकी सेम है। क्लियर? इक्वेशन याद हो गई। अब हमारा लास्ट बचा है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम हमें पता है क्या होता है। लेटस रेक्टम होता है हमारा फोकस पॉइंट से और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और जिसका एंड पॉइंट कहाँ हो? वर्टाइसिस पर हो, सॉरी एंड पॉइंट हो हमारे हाइपरबोला पर। तो यहाँ से जो लाइन सेगमेंट जो बनेगा वो कहलाता है हमारा लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। लेटस रेक्टम की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, 2b² / a इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तो अब याद करना ही पड़ेगा लेटस रेक्टम का फॉर्मूला। ये होता क्या है? ये इस चीज़ की डिस्टेंस होती है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का एंड होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई अगर क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज करना, तो मैं आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।